हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हमारा साइकोलॉजी का नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है वो है जेबीटी कमीशन 27 फेब का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये शिफ्ट 2 का जो थे 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, किसके? साइकोलॉजी के। ठीक है, साइकोलॉजी यानी सीडीपी मान लो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ठीक है, वो जेबीटी सिलेबस से जो आपके 20 क्वेश्चन जो जेबीटी कमीशन पूछ गए 27 फेब 2026 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ये बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, और आपको जो अपकमिंग जो है जो भी आपके कमीशन होने उसमें जो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस बिहेवियर। ठीक है, यानी कौन सा परिदृश्य जो है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में एक पद्धति के रूप में अवलोकन के उपयोग को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। किसका यूज करना हमने इसमें? ऑब्जर्वेशन एज अ मैथड, किसमें? इन एजुकेशनल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड चिल्ड्रन बिहेवियर। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्वेशन मैथड किए थे। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शन की तरफ चले, ठीक है, इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? ऑप्शन इसका ए आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिया जो आंसर की में दिया है। अब इसको आंसर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है? अ टीचर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स अ चाइल्ड इंटरेक्शन विद पीयर्स ड्यूरिंग एसे राइटिंग एक्टिविटीज टू स्टडी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमें किसके हमें बोलता है बच्चों के व्यवहार, हमें किसको समझना है? बच्चों के व्यवहार को समझना है। तो उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान में एक पद्धति के रूप में जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, तो उसका सर्वोत्तम रूप से उपयोग जो है किस प्रकार से हम जो प्रदर्शित कर सकता है एक टीचर। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक सामाजिक विकास का अध्ययन करने के लिए निबंध क्रियाकलाप के दौरान बच्चे की सहपाठियों के साथ होने वाली अंतः क्रिया को व्यवस्थित रूप से अभिलिखित करता है। ठीक है, सही बात है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए एक बच्चे से समूह क्रियाकलाप के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहता है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि जो एक टीचर क्या बोलता है बच्चे को, ऑप्शन ए में इसमें ठीक बोला कि देखो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की बात की है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की बात की है। तो ये डायरेक्ट जो क्या होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें टीचर क्या करता है? वॉच करता है, यानी ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है बच्चे के बिहेवियर को। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या दिया था कि टीचर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड अ चाइल्ड इंटरेक्शन, वो चाइल्ड का जो इंटरेक्शन, उसका जो अंतःक्रिया कैसी है अपने सहपाठियों के साथ, जो उनका जो पीयर ग्रुप है उनके साथ उसका जो इंटरेक्शन कैसा है, उसका जो आपसी जो है बच्चे की सहपाठियों से होने वाली अंतःक्रिया क्या करता है? वो व्यवस्थित रूप से अभिलिखित करता है। बिल्कुल यही ऑब्जर्वेशन मेथड होता है हमारा। ठीक है, अगर ऑप्शन बी को देख ले, ऑप्शन बी में क्या बोला है कि इसमें देखो, इसमें ये बोला कि एक शिक्षक क्या करेगा? संवेगात्मक प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए एक बच्चे से समूह क्रियाकलाप के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर, देखो उसके समूह क्रियाकलाप के बाद की बात हो रही है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा, अगर वो गतिविधि के बाद जो उसकी जो एक्टिविटी है उसके बाद वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहता है। तो उसमें क्या, ये तो एक सेल्फ रिपोर्ट मेथड हो गया, ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, किस में आ गया हमारा? सेल्फ ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें आ गया सेल्फ रिपोर्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलता है? अ टीचर इंट्रोड्यूसेस न्यू कंटेंट इन क्लास एंड ऑब्जर्व चेंजेस इन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। एक शिक्षक जो है कक्षा में नई विषय वस्तु उपलब्ध कराता है और छात्रों की सहभागिता में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करता है। अब देखो ऑप्शन सी भी क्या बोला है, इसमें देखो ये क्या इंक्लूड करता है? ऑब्जर्वेशन तो इंक्लूड कर रहा है, बट इसमें क्या सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमैटिक नहीं है। इसमें तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन मैथड एक सिस्टमैटिकली चलता है। ठीक है, बट इसमें क्या बोला? एक वो नई विषय वस्तु उपलब्ध कराता है और छात्रों की सहभागिता में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करता है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हमें ये मिल रहा है कि टीचर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा बच्चे का इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन डी में क्या बात की कि एक टीचर जो है डिस्कस अ चाइल्ड बिहेवियर विद पेरेंट्स टू कलेक्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। एक शिक्षा जो पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए बच्चे के व्यवहार के विषय में उसके माता पिता से चर्चा। देखो बच्चों के माता पिता से चर्चा करना एक ये डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, बट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए क्या था इसका करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ नेशनल सर्वे इन इंडिया रिवील्ड दैट व्हाइल मोस्ट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स कैन डिफाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अ सिग्निफिकेंट नंबर फेस डिफिकल्टी अप्लाइंग दैम टू करंट सोशल इशूज। विच एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ दिस चैलेंज।
यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमें कि भारत में एक क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है, एक जो नेशनल सर्वे हुआ है भारत में, जिससे पता चला है कि जहाँ पे अधिकांश जो माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनको वो डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी इन्हें वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर लागू करने में कठिनाई का सामना करते हैं। देखो वो स्टूडेंट जो है, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि माध्यमिक विद्यालय के जो स्टूडेंट है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को परिभाषित कर सकते हैं, बट है यहाँ पे, बट वो जो है पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी जो इन्हें वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर लागू करने में कठिनाई का सामना करते हैं। तो शिक्षा पद्धति का कौन सा पहलू इस चुनौती में सर्वाधिक योगदान देता है, तो कौन सा पहलू है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है जो विद्यार्थी है लोकतांत्रिक सिद्धांतों को परिभाषित कर लेते हैं लेकिन वो उन्हें वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर सकते, है ना। क्या कर सकते हो, लोकतांत्रिक, ये क्वेश्चन है हमारा, बच्चे जो है लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जो है डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है, बट क्या नहीं कर पाते हैं वो, उनको जो वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कौन, इसका जो मेन रीजन क्या हो सकता है, सो इस चुनौती में जो है सर्वाधिक योगदान, जो इस पद्धति का कौन सा पहलू से चुनौती में सर्वाधिक योगदान देता है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करो, देखो हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी पता है बच्चे को, बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, उसको थ्योरी आती है, थ्योरी वो बता है, सिद्धांत वो बता पाता है, बट वो उसको क्या कर सकता है, प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पा, प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर पाता। यानी कॉज क्या होगा इसमें, इसका रीजन क्या होगा, यानी उसको जो ज्यादा थ्योरी आती है बट जो है कम क्या है उसके, जो हमारी जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कम है, रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस यानी उसको रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल नहीं कर पाता। तो ऑप्शन क्या होता है, इनसफिशिएंट स्कूल टाइम फॉर को करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए कम समय। देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पाठ्येतर गतिविधियों के लिए कम समय दे रहे, प्रॉब्लम हो सकती है, बट डायरेक्टली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पा सकते हम इसमें, ठीक है, मेन रीजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज कंपेयर टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम की तुलना में सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल है, बिल्कुल सही बात है। यानी उसका क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसकी क्या है, ज़्यादा है, थ्योरेटिकल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, कम है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तभी तो वो क्या करता है, वो सिद्धांतों को तो परिभाषित कर पाता है बट उनको जो है, जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, आज के जो डेली लाइफ, जो रियल लाइफ, जो हमारी सिचुएशन होती है उसमें वो अप्लाई नहीं कर पाता, उसको जो है सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो है थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, ज़्यादा है, किससे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कम है। तो बिल्कुल सही बात है ये, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया। यानी इसी वजह से क्या था, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रट्टा यानी थ्योरी जानता है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है, थ्योरी जानता है, बट वो जो है इसको जो प्रैक्टिकली उसको जो है नहीं कर पाता। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देख लो, सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक बल। देखो इसमें बोल रहा है कि ग्रेटर इम्फेसिस किस में, ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ग्रेटर इम्फेसिस होता तो रियल उसको जो सामाजिक मुद्दों पे उसको कठिनाई क्यों आती है, ठीक है। तो ये गलत है। अ फ्रीक्वेंट चेंज इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो है आपका जो माध्यम में बार बार बदलाव, देखो ये रेलेवेंट नहीं है, माध्यम में बार बार बदलाव ये एप्लीकेशन इशू का जो मेन रीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, यदि कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बच्चों में शारीरिक लक्षणों और भावनात्मक कल्याण दोनों को समझना चाहता है तो उन्हें CHIP के किस सब स्केल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो क्या चाहता है, वांट टू अंडरस्टैंड बोथ फिजिकल सिम्पटम्स एंड इमोशनल वेलबींग इन चिल्ड्रन, वो बच्चों के दोनों ही शारीरिक लक्षणों को भी जानना चाहता है और भावनात्मक कल्याण दोनों को समझना चाहता है। तो विच चिप CE सब स्केल शुड दे फोकस ऑन, तो उसको किस पे फोकस करना चाहिए, चिप CE का मतलब क्या है, उसको जो किस पे फोकस करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो CHIP-CE की फुल फॉर्म क्या है मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। CHIP-CE इसका मतलब क्या है, C फॉर चाइल्ड, हेल्थ की बात हो रही, HEALT, H फॉर चाइल्ड, हेल्थ एंड इलनेस, आई का मतलब है इलनेस, ठीक है, इलनेस प्रोफाइल,
ये चेक करनी है। और सीई का मतलब क्या है, यहाँ पे एरो लगाते, चाइल्ड एडिशन, ये फुल फॉर्म है इसका, चाइल्ड हेल्थ एंड इलनेस प्रोफाइल चाइल्ड एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों के स्वास्थ्य और बीमारी का समग्र प्रोफाइल यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या है, असेसमेंट टूल है, ये क्वेश्चनेयर होता है। इसमें इसका यूज जो डॉक्टर रिसर्चर होते हैं वो इसका यूज करते हैं बच्चों का ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग को मेजर करने के लिए, उसमें इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। यानी रिसर्चर होते, डॉक्टर होते, वो बच्चों का वेल बीइंग जानने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कौन सा जो इसमें बेस्ट हो सकता है, चिप सी के किस सब स्केल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रेजिलेंस सब स्केल, स्थिति स्थापना सब स्केल। अगर स्थिति स्थापना सब स्केल का मतलब क्या है, देखो ये फोकस, देखो हमें क्या करना था इसमें, फिजिकल सिम्पटम भी जानने हैं। ठीक है, फिजिकली सिम्पटम भी जानना है, इमोशनल वेलबींग को भी जानना है। तो अगर रेजिलेंस सब स्केल की बात करूँ, स्थिति स्थापना सब स्केल में क्या होता है, ये फोकस किस पे करता है, चैलेंज से रिकवर करना जो है ये उस पर फोकस करता है। फिजिकली सिम्पटम डायरेक्ट मेजर नहीं करता ये। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या होता है, अचीवमेंट सब स्केल। देखो अचीवमेंट सब स्केल में जो है स्कूल परफॉर्मेंस, जो गोल्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है, कितनी प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करता है, हेल्थ सिम्पटम से रिलेटेड नहीं है ये भी। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन सब स्केल, और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि सब स्केल क्या होता है, ये किस पे फोकस करता है, ये करता है लाइफ सेटिस्फैक्शन पे, हैप्पीनेस पे फोकस करता है, जो हमारा कितना हैप्पी सेटिस्फाइड, कितना सेटिस्फाई हुआ आप, कितना संतुष्टि है आपको। ये फिजिकल सिम्पटम इसमें भी इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन डी कंफर्ट सब स्केल। तो करेक्ट आंसर किसका आना था, ऑप्शन डी। इसमें फोकस किया जाता है, इसमें किस पे फोकस किया जाता है, फोकस ऑन फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जो हमारा फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, यानी फिजिकल डिस्कम्फर्ट में क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, इलनेस हो सकती है, इमोशनल क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, सब इसमें जो एग्जैक्टली दोनों को कवर करता है, ये फिजिकल को भी और हमारा जो है इमोशनल जो होता है। तो करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एक डिप्लोमा धारक स्थानीय बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए स्कूली विद्यार्थियों के कार्य शिक्षा मॉड्यूल विकसित कर रहा है। कौन सा मॉड्यूल डिजाइन, वास्तविक जीवन कौशल विकास और सामुदायिक प्रभाव को अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखो एक डिप्लोमा धारक है आपके सामने। ठीक है, वो क्या बनाना चाहता है, वो मतलब कौन सा मॉड्यूल वास्तविक जीवन कौशल और सामुदायिक प्रभाव दोनों को सबसे प्रभावी रूप से बढ़ाता है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल, जिसमें हमें बताना है वास्तविक जीवन, यहाँ पे देख लो कौन सा मॉड्यूल जो होगा इसमें वास्तविक जीवन लिखा है, वास्तविक जीवन कौशल विकास। ठीक है, प्लस सामुदायिक प्रभाव को अधिक प्रभावी तरीके से कौन सा मॉड्यूल बढ़ाता है, यानी फोकस किस पे करना है हमें, रियल लाइफ लर्निंग प्लस कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या आएगा, इसमें देखो प्रैक्टिकल चीजें भी होगी, रियल एक्सपोजर भी होगा, समाज से कैसा उसका जुड़ाव है। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, स्थानीय रोजगार रुझानों और जॉब के आंकड़ों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट और लेख पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को नियुक्त करना। अब देखो रिपोर्ट और आंकड़े पढ़ना बच्चों की, तो सिर्फ थ्योरी और नॉलेज बेस्ड हो गया, ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो ओनली थ्योरी का यूज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कोलैबोरेटिंग विद लोकल बिजनेस टू एंगेज स्टूडेंट्स इन प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप दैट एड्रेस कम्युनिटी नीड्स। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोला कि आप स्थानीय व्यवसाय के जो हमारे होते हैं, जो स्थानीय व्यवसाय में जो आप क्या कर सकते हो, उनके साथ प्रोजेक्ट आधारित जो है इंटर्नशिप कर सकते हो। यही बोल रहा है ना, सामुदायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना, परियोजना आधारित जो हमारा जो है परियोजना प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप होती है वो प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग करना, कोलैबोरेशन करना। तो बिल्कुल बात की, स्टूडेंट को आप रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बच्चा, स्किल उसकी डेवलप होगी और उस पर उसका जो इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया है, जो कि है भी करेक्ट। ऑप्शन सी क्या बोला, विशेष रूप से कक्षा परिवेश के भीतर अनुरूप जॉब साक्षात्कार और कार्यस्थल परिदृश्यों का आयोजन करना। अब देखो इसमें बोलता है कि कक्षा में जो अगर नकली इंटरव्यू और सिमुलेशन आप कर रहे हो, ठीक है, हमारा सिमुलेशन में अगर आप नकली जो सिमुलेशन कर रहे हो, तो कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यू ले रहे हो, वर्क प्लेस उसमें आपको इंटरव्यू और सिमुलेशन ले रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिकल मिलती, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस तो मिलती है बट रियल वर्ल्ड एक्सपोजर नहीं होता, वो लिमिटेड हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि डिलीवरिंग लेक्चर ऑन जनरल वर्क
प्लेस इक्विटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन। यानी आप क्या करो, कार्यस्थल जो शिष्टाचार पर व्याख्यान यानी लेक्चर ऑन वर्क प्लेस बिहेवियर। देखो लेक्चर में नहीं, इसमें रियल लाइफ प्रैक्टिसेस नहीं होगी, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी ओनली क्या होगा, थ्योरेटिकल होने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसमें बोला है कि एक सामुदायिक केंद्र डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए एक नया कार्य शिक्षा, देखो वर्क एजुकेशन से फिर क्वेश्चन है, एक कम्युनिटी सेंटर इज क्या कर लॉन्च करा है, न्यू प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट टर्न हॉबीज इनटू इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी, विच मॉड्यूल इन द प्रोग्राम मोस्ट इफेक्टिवली कंबाइंस प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस नॉलेज एंड लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि कौन सा मॉड्यूल जो व्यावहारिक की बात हुई है, यहाँ भी किसकी बात हुई है, जो हमारा व्यावहारिक कौशल विकास और स्थानीय उद्योग जो भ्रमण शामिल उसमें होना चाहिए, ठीक है। व्यावहारिक कौशल किसकी बात की इसने, व्यावहारिक कौशल, ठीक है। साथ में इसने बात की व्यावसायिक ज्ञान की, ठीक है। और साथ में बात की स्थानीय संसाधन जो होते हैं हमारे, जो रिसोर्सेज होंगे, स्थानीय उद्योग रिसोर्सेज जो होंगे वो होने चाहिए, तो इनका उपयोग जो सबसे अच्छे तरीके से जो किस मॉड्यूल से हम जोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है हमारा, व्यावहारिक कौशल विकास को व्यावहारिक परियोजना और वास्तविक जगत के उद्योग अनुभव के साथ देखें, तो बिल्कुल सही आंसर मेरे को यही मिल गया ऑप्शन। इसमें देखो तीन चीज, देखो प्रैक्टिकल स्किल भी हो रही है, प्रैक्टिकल करिकुलम की बात हो रही है, प्रैक्टिकल स्किल की बात हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल हो रही है, प्लस इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी जो है आप जो इसको अंडरस्टैंड करो, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन लर्निंग इसमें हो रही है, ठीक है। प्लस साथ में इफेक्टिव यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज का भी यूज हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, इफेक्टिव यूज ऑफ लोकल रिसोर्स, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जिसमें प्रैक्टिकल प्लस लोकल प्लस रियल वर्ल्ड सब मिल रही है, तो ये जो बिल्कुल यही तो हमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ऑप्शन बी देख लेते, सक्रिय सहभागिता या कोमल अनुप्रयोग के बिना, देखो सक्रिय सहभागिता के बिना अगर आप गतिविधि, निष्क्रिय अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। निष्क्रिय अवलोकन कहाँ से आ गया, जब हमें इसमें देखना है क्या है, सहयोगात्मक परियोजनाएं, व्यवहारिक कौशल, तो बिल्कुल गलत। अंतःक्रिया वास्तविक जगत के संपर्क के बिना एकल और स्वतंत्र अधिगम के तरीकों को बढ़ावा देना। अब देखो आप क्या कर रहे हो, स्थानीय व्यवसाय, इसमें आप जो है लोकल बिजनेस से जुड़ रहे हो, लोकल बिजनेस की बात कर रहा है ना, लोकल स्थानीय व्यवसाय से जुड़ना, तो ये सही है, बट प्रैक्टिकल स्किल और स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेशन इसमें नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही था इसका। ऑप्शन डी बोला विदाउट इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी, ये तो बिल्कुल गलत है, बिना किसी व्यवहारिक सेवा, बिल्कुल नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या था इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक नई पाठ्यचर्या नीति के अनुसार, एक हमारा जो है क्या है, न्यू पॉलिसी है, टीचर आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट जेंडर identity into the curriculum and classroom teaching. What is the most appropriate example to implement this policy effectively in school? एक नई पाठ्यचर्या नीति के अनुसार शिक्षकों को अपने पाठों में विभिन्न संस्कृतियों और जेंडर पहचान, जो जेंडर आइडेंटिटी के उदाहरणों को एकीकृत करना होगा, ठीक है। उनका जो पाठ कैसा है, शिक्षक है उनका विभिन्न संस्कृतियों, वो डिफरेंट कल्चर और जेंडर पहचान पर के उदाहरण को उसने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है उसने, ठीक है। तो विद्यालय में विविधता और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इस नीति का सबसे संगत उदाहरण क्या है, तो सबसे संगत यानी शिक्षकों को क्या करना है, जेंडर पहचान को पढ़ाई में शामिल करना है उसने, जेंडर आइडेंटिटी को शामिल करना है उसने, ठीक है, और कल्चर को, डिफरेंट कल्चर को भी शामिल करना है। तो इसमें हमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट जेंडर इन द क्लासरूम, यानी जो है आप क्या कर सकते हो, इसमें समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अगर समूह के बीच में आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, उनको जो प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, तो इससे तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी बोलता है आप जो प्रतिनिधित्व और समावेशिता को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी प्रतिनिधित्व और समावेशिता को बढ़ावा देना, यानी समावेशी गतिविधियों के माध्यम से भी तो हम क्या कर सकते हैं, जेंडर पहचान का जो है सम्मान कर सकते हैं। एनकरेज रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑल जेंडर आइडेंटिटी थ्रू इंक्लूसिव लेसन्स एंड एक्टिविटीज, आप इंक्लूसिव लेसन की एक्टिविटी करवा सकते हो, लेसन दे सकते हो, तो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। क्लासरूम में इंक्लूजन प्लस इक्वलिटी प्रमोट करता है ये, ठीक है, यानी एग्जैक्टली पॉलिसी का गोल भी क्या है इसका, कि वो क्या करे, क्लास में जो है इक्वलिटी को भी आपने क्या करना है, इक्वलिटी को भी जो है मद्देनजर रखना है, यानी इक्वलिटी प्लस जो है इंक्लूजन भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होता है,
केवल सैद्धांतिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना। देखो केवल वर्ड वैसे वाला नेगेटिव, सिर्फ थ्योरी से बिहेवियर चेंज नहीं होता, अगर थ्योरी देख रहे हो उसमें बिहेवियर चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इंक्लूडिंग जेंडर टॉपिक्स इन वन सब्जेक्ट ओनली इन कंप्लीट, विषय वस्तु को एक ही संस्कृति तक सीमित करना। अब एक ही संस्कृति, इसने तो मैं क्या बोला था पहले, इसने बोला था विभिन्न संस्कृति के बारे में बोला था इसने, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक सामाजिक पहचान पर आधारित एक पाठ्य वस्तु इकाई का परिचय देता है, ठीक है। किसके आधार पर है, सामाजिक पहचान पर आधारित एक पाठ्य वस्तु इकाई का परिचय, तथा जेंडर एवं सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक यहाँ है सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा के दौरान कुछ विद्यार्थियों में असुविधा होती है। जो जेंडर और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है उसके चर्चा के दौरान क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों को जो असुविधा जो है पैदा होती है। समावेशिता और खुला संवाद को महत्व देने के लिए, परिवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी, जब जेंडर और सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा के दौरान क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों को क्या फील हो रहा है, असुविधा यानी असहज फील हो रहा है, तो हमें समावेशिता और खुला संवाद को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, खुला संवाद यानी जो ओपन डायलॉग होना चाहिए, ओपन डायलॉग हमें प्रमोट करना, ओपन डायलॉग विच टीचिंग स्ट्रेटेजीज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन, और बच्चों को जो क्या करवाना है, जो कंफर्टेबल फील करे, स्टूडेंट्स फील अनकंफर्टेबल फील करे तो हमें बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, गोल क्या है इसका, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए और ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, तो स्टूडेंट को कंफर्टेबल प्लस रेस्पेक्टेड फील कराना है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या होता है, अवॉइडिंग सेंसिटिव टॉपिक्स और शिफ्टिंग टू लेस सेंसिटिव टॉपिक व्हेन स्टूडेंट्स फील अनकंफर्टेबल, यानी आपने क्या करना है, अवॉइड सेंसिटिव टॉपिक की बात करा। अवॉइडिंग सेंसिटिव टॉपिक का मतलब क्या है कि संवेदनशील विषयों से बचना, अगर आप उसको अवॉइड करें तो प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं होता, जो सेंसिटिव टॉपिक्स उससे भाग रहे हो तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम से भाग जाओ तो सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें इंक्लूसिविटी प्रमोट नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये तो गलत है। क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस वेयर स्टूडेंट्स फॉलो कोलाबोरेटिवली डेवलप नॉर्म्स फॉर रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव डिस्कशन, सही बात लग रही है मेरे को कि जो है संरचित संवाद को, जो है संरचित जो ओपन संवाद होगा उसको सरल बनाना, जहाँ विद्यार्थी सम्मानजनक और सुरक्षित चर्चा के लिए सहयोगात्मक रूप से विकसित मानदंडों का पालन करें, यानी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी बोला ना स्टूडेंट के लिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इंक्लूसिव डिस्कशन होना चाहिए, खुला जो उनके लिए इंक्लूसिव है, यानी जो है इंक्लूसिव यानी सभी का जो कोलाबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो है डिस्कशन भी होना चाहिए, तो ये सही बात बोल रहा है, इंक्लूसिविटी का अच्छा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी ऑप्शन भी देख लेते, आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस इवन इफ दे फील अनकंफर्टेबल और आर नॉट रेडी, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए कहना कि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें, भले ही वे असहज महसूस करें या तैयार न हो। अब देखो जब आप सभी को अपने अनुभव शेयर करने के लिए मजबूर करोगे, चाहे वो उसको जो है साझा करने के लिए जो है असहज फील करे, तब भी अगर आप उनको मजबूर करोगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, हमें तो बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लासरूम डिस्कशन और रिफ्लेक्शन, कक्षा में चर्चा या अनुचिंतन के अवसर प्रदान किए बिना विविधता और समावेशन पर पठन सामग्री देना। अब देखो सिर्फ और सिर्फ केवल पढ़ने की सामग्री देना, सिर्फ और सिर्फ केवल पढ़ने की सामग्री देना, अब बच्चों का जो है उनको जो है चर्चा और अनुचिंतन का अवसर प्रदान किए बिना, नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल गलत बात है। इससे तो क्या होगा, अगर डिस्कशन ही नहीं होगा तो ओपन डायलॉग कहाँ से होगा, यानी इसमें तो ओपन जो संवाद तो हो ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो तो आप यहाँ से जो है ऑप्शन खुद कट करके आपके आंसर निकल आने थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सीसी विच डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर असेस्ड, सीसी के अंतर्गत अधिगम के किन क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। जो हमारा सीसी है क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो है हमारा सीसी सबको पता है ना क्या है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या, अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होता हमारा कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, होना चाहिए। तो देखो आपको भी पता है कॉम्प्रिहेंसिव होता है हमारा जो बच्चों का, और कॉन्टिन्यूस यानी कंटिन्यूली उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये यानी इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको भी पता है 3 चीज़ें इंक्लूड होती, 3 मेन है इसमें, कौन सा, कॉग्निटिव,
संज्ञानात्मक, ठीक है। सेकंड आएगा इसमें अफेक्टिव यानी भावनात्मक, और थर्ड आएगा इसमें साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी मनोचालक। अब आपको पता है कॉग्निटिव किससे, संज्ञानात्मक जो किससे जुड़ा होता है, जो थिंकिंग होती है हमारी, थिंकिंग पावर, थिंकिंग नॉलेज, ठीक है। और अफेक्टिव किससे जुड़ा होता है, एटीट्यूड से जुड़ा होता है, ठीक है, एटीट्यूड से या फिर वैल्यूज से, इमोशंस होते हैं हमारे। और साइकोमोटर किससे जुड़ा होता है, स्किल्स बेस्ड होता है आपका, स्किल या फिर एक्शन बेस्ड होता है, जो हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो है यानी कॉग्निटिव में हम बात करते हैं किसकी, हेड की, हेड आता है। और हमारा अफेक्टिव में क्या आता है, हमारा हार्ट। और साइकोमोटर में आता है हैंड, जो हम जो है एक्शन जो हमारे होते हैं। तो कुल मिला के देख ले, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए ही मेरे को आंसर मिल गया, इसका ऑप्शन इज द राइट। इसमें तीनों ही चीजें इंक्लूड हो रही। ओनली अफेक्टिव एंड लैंग्वेज डोमेन, ओनली नहीं होगा, सिर्फ भावनात्मक और भाषा क्षेत्र। ओनली कॉग्निटिव एंड सोशल डोमेन, सिर्फ कॉग्निटिव और इसमें देखो सारे आएंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव में देखो मॉरल वैल्यूज, आपके जो है इमोशंस, जो आपके विचार, सब कुछ आएगा इसमें। साइकोमोटर जो लर्निंग बाय डूइंग होता है, ठीक है। ओनली यहाँ भी ओनली वर्ड साइकोमोटर एंड मैथमेटिक्स नहीं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सारी डोमेन देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि इफ अ टीचर नीड्स टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ कोर कंसेप्ट क्विकली एंड एफिशिएंटली विच इंस्ट्रक्शनल अप्रोच शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हाई। यदि किसी शिक्षक को अत्यधिक संख्या में मूर्त संकल्पनाओं को शीघ्रता और कुशलता से कवर करने की आवश्यकता हो तो उसे किस अनुदेशनात्मक उपागम का चयन करना चाहिए। मूर्त संकल्पनाएं समझते हो ना आपको जो है मूर्त संकल्पना की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यानी इसमें जो मूर्त संकल्पना को शीघ्रता से आपने कवर करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, कौन सा अनुदेशनात्मक उपाय जो उपागम का जो हमें चयन करना होगा एक शिक्षक को, ठीक है। उसको जो कंसेप्ट कैसे करने, क्विकली एंड एफिशिएंटली कंसेप्ट जो है कवर करने हैं, कंसेप्ट को कवर करना है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारे मुख्य सिद्धांत जल्दी और कुशलता से हमें से पढ़ाने उस टीचर को, तो कौन सा सही हो सकता है। फोकस किस पे करना पड़ेगा, उसको स्पीड भी देखनी पड़ेगी, स्पीड पे, ठीक है, प्लस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी यानी जल्दी ज़्यादा कंटेंट देना है ना, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग या एक्टिविटी नहीं, ठीक है। हमें जो फास्ट कवरेज इंपॉर्टेंट है, फास्ट कवरेज की बात की इसने, क्विकली एंड एफिशिएंटली, क्विक फास्ट भी और एफिशिएंट भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, एक्सपीरियंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभवात्मक अनुदेश, क्योंकि ये व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। देखो अनुभवात्मक अधिगम जो है ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, ठीक है, अनुभव जो हम प्रैक्टिकल है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये कैसे होती है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। प्रैक्टिकल तो है बट टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट प्रोमोट्स डीप अंडरस्टैंडिंग, आगमनात्मक विधि, देखो आगमनात्मक विधि में क्या होता है, स्टूडेंट खुद कंसेप्ट डिस्कवर करते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, स्टूडेंट जो है कंसेप्ट डिस्कवर करते हैं, फिर वो क्या पहले एग्जाम्पल, फिर जो सिद्धांत बताते हैं। तो इसमें डीप होता है, ये डीप तो होगा, ठीक है, डीप तो होगा, बट कैसा प्रोसेस होगा, ये भी स्लो होगा, तो ये भी नहीं होगा। डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज फास्ट एंड मोर एफिशिएंट, अब इसमें ये बोला ना प्रोमोट डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन, डिडक्टिव कौन सी, निगमनात्मक विधि में क्या होता है, टीचर डायरेक्टली रूल बता देता है, टीचर डायरेक्टली क्या होता है, रूल टू किस में जाता है, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, डायरेक्ट आपने रूल बता दिया फिर एग्जाम्पल करवा दिया, ये फास्ट हो सकता है हमारा, फास्ट भी हो सकता है, एफिशिएंट भी हो सकता है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग में यूजफुल है ये, ठीक है। और ये कोलाबोरेटिव इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन, देखो कोलाबोरेटिव में जो पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है, सही बात बोल रहा है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, ये भी कैसा होगा हमारा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जल्दी हमें करवाना था तो कौन सा, डिडक्टिव मैथड इज द बेस्ट मैथड, ठीक है। जल्दी पढ़ाना हो तो डिडक्टिव मैथड, रूल से हम एग्जाम्पल की तरफ चलते तो फास्ट लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करते समय कौन सा उपागम इसकी संपूर्ण सीमा के बोध को प्रदर्शित करता है, यानी वाइल असेसिंग अ चाइल्ड इंटेलिजेंस, आप जो बच्चे की जो इंटेलिजेंसी को जो है असेस कर रहे हो, विच अप्रोच रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स फुल स्कोप, यानी कौन सा उपागम इसकी संपूर्ण सीमा के बोध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कौन सी अप्रोच जो है कंप्लीटली जो है अंडरस्टैंड करता है इसके फुल स्कोप को, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बच्चे की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करते टाइम जो देखना है कौन सा तरीका जो इसकी पूर्ण समझ को जो है प्रदर्शित करता है, तो इंटेलिजेंसी देखनी है। तो इंटेलिजेंसी आपको भी पता है बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है, मल्टी
मल्टी यानी कई प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ से मेजर नहीं होती है हमारी इंटेलिजेंस, सिर्फ मार्क्स पे बेस्ड नहीं होती, सिर्फ वोकेबलरी पे बेस्ड नहीं, इसमें सब कुछ आता है। इसमें ओवरऑल इसमें क्या देखा जाता है, ओवरऑल एबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करूं कि इवेलुएटिंग ओनली एग्जाम स्कोर, सिर्फ और सिर्फ केवल अंक परीक्षा के अंकों का मूल्यांकन, इससे बच्चा इंटेलिजेंट नहीं मान सकते, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख रहे हो आप। ठीक है, इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है कि उसमें क्या आएगा आपका ओवरऑल एबिलिटी। ऑप्शन बी ऑब्जर्विंग पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि के प्रारूप का अवलोकन। देखो सिर्फ शारीरिक वृद्धि करना ये भी इंटेलिजेंस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेजरिंग ओनली वोकेबलरी, केवल शब्द संग्रह को मापना, देखो केवल शब्द संग्रह को मापना, ये भी तो इसमें भी तो आपका ओवरऑल एबिलिटी नहीं आती। डी ऑप्शन असेसिंग मल्टीपल एबिलिटी टुगेदर, एक साथ कई क्षमताओं का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात, यही तो हमसे चाह रहा था ये कि इंटेलिजेंसी को करना जिसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही था। देखो असेसिंग मल्टीपल एबिलिटी में क्या होता है, मल्टीपल एबिलिटी में होता है हमारा इसमें लॉजिकल भी देखा जाता है, लिंग्विस्टिक, सोशल, क्रिएटिविटी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसमें देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई नीति विश्लेषक सरकार द्वारा वित्त पोषित एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दो अलग अलग सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन कर रहा है। ठीक है, शैक्षिक का दो अलग अलग पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन कर रहा है। एक पाठ्य पुस्तक वास्तविक जीवन से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, वो रियल लाइफ केस स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, संबंधित केस अध्ययन और नैतिक दुविधाओं को एकीकृत करती है। ठीक है, और साथ में एथिकल डिलेमा भी उसमें क्या करती है, वो इंटीग्रेट करती है। ठीक है, जबकि दूसरी पाठ्य पुस्तक क्या करती है, कालानुक्रमिक घटनाओं, जो कालानुक्रमिक घटना होती है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उनको, और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर जोर देती है और इम्पोर्टेंट डाटा पर जोर देती है। तो किस पाठ्य पुस्तक के उपयोग से विद्यार्थियों में समकालीन मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता विकसित होती है, यानी हमें जो कौन सी पाठ्य पुस्तक बतानी है कि जो विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत को लागू करने में क्या करे, हेल्प करे। तो एक तो क्या बता रही थी, वास्तविक जीवन से संबंधित और केस स्टडी, अध्ययन स्टडी से और नैतिक दुविधाओं से रिलेटेड बता रही है। दूसरी बता रही है मैं जो कालानुक्रमिक घटनाएं होती है, जो हमारी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हुए होते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा होता है, महत्वपूर्ण आंकड़ों पर वो जोर देती है। तो अगर इसमें बात करें जो समकालीन मुद्दे होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जो इसमें किसमें विच टेक्स्ट में कौन सी टेक्स्ट, देखो फोकस क्या, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, इसके लिए क्या चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन होनी चाहिए। जो ये रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें, इसके लिए क्या होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और केस स्टडी होती है। ठीक है, केस स्टडी और डिसीजन मेकिंग होता है, ये तो कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग, ये सब इसमें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी बुक कर रही है क्या, कौन सी बुक जो इस पे जोर कर दे रही है, जो समकालीन मुद्दों और सामाजिक विज्ञान अवधारणाएं, जो हमारी विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं होती है, कंसेप्ट होते हैं, सोशल साइंस कंसेप्ट होंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, पर्सनल, द वन दैट हाईलाइट्स पर्सनल लाइफ एंड टाइमलाइंस। ठीक है, यानी पर्सनल लाइफ्स एंड टाइमलाइंस का मतलब क्या है कि इसमें जो है थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता है ये। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्या होगी, एप्लीकेशन जो है इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। द वन दैट फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी सिर्फ रट्टा, देखो मेमोराइजेशन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सिर्फ रट्टा, जो होता है हमारा रट्टाफिकेशन होता है, इसमें क्या होगा, रट्टे में क्या होता है आपका अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन द वन दैट एम्फेसाइजेस क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एंड इम्पोर्टेंट डाटा, उससे जो कालानुक्रमिक घटनाओं और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर जोर देता है। ये तो सिर्फ एक बुक जो उस पर जोर दे रही है ना। ठीक है, यानी सिर्फ इसमें क्या दे रहा है, फैक्ट्स और हिस्ट्री मिलती है इसमें, जो कालानुक्रमिक इसमें फैक्ट्स और हिस्ट्री मिलती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। ऑप्शन द वन दैट इंटीग्रेट रियल लाइफ केस स्टडीज एंड एथिकल डिलेमास, तो ऑप्शन डी इसका क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उससे जो वास्तविक जीवन के केस अध्ययन और नैतिक दुविधाओं को एकीकृत करता है। तो 11 का आंसर आना था ऑप्शन, स्टूडेंट को रियल लाइफ मिलती है, रियल लाइफ सिचुएशन मिलती है और सोचने, एनालिसिस करने और उनको अप्लाई करने का भी चांस मिलता है इसमें। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हमें पूछा था तो यहाँ हमें मिला, एग्जैक्टली हमें क्या पूछा था, किस पाठ्य पुस्तक के उपयोग से विद्यार्थी में समकालीन मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को लागू करने, एप्लीकेशन जब वो अप्लाई कर पाते, अप्लाई तभी कर पाते जब रियल लाइफ जो केस होते हैं और एथिकल डिलेमा होते हैं, जब वो उनको जो वास्तविक जीवन केस अध्ययन से जो उसको रिलेट करे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12।
इसमें क्या पूछा है हमें कि अंग्रेजी लेखन में उपचारात्मक रेमेडियल पाठों के बाद प्रगति का प्रभावी आकलन शिक्षक कैसे कर सकता है, कि हाउ कैन टीचर इफेक्टिवली असेस प्रोग्रेस आफ्टर रेमेडियल लेसन इन इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। यानी अंग्रेजी लेखन के बाद जो उपचारात्मक जो होती है, मेरी जो रेमेडियल टीचिंग होती है, उपचारात्मक जो टीचिंग, तो पाठों के बाद प्रगति का प्रभावी आकलन कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए अगर देखें, देखो रेमेडियल का पर्पज क्या होता है, जो वीक एरियाज होता है, रेमेडियल का पर्पज ही क्या होता है, जो वीक एरियाज होते हैं, वीक एरियाज को क्या करना, इम्प्रूव, एरियाज को इम्प्रूव करना, यही तो इसका क्या होता है, रेमेडियल का यही तो मतलब होता है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट कैसा होना चाहिए हमारा, स्पेसिफिक होना चाहिए, कैसा होना, स्पेसिफिक हो प्लस कैसा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, टारगेट बेस्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन दे, कंडक्ट ओरल रिसाइटेशन, मौखिक पाठ करवाना। देखो सिर्फ मौखिक पाठ करवाना, ये तो स्पीकिंग स्किल चेक करता है, राइटिंग तो नहीं करेगा, हमें तो अंग्रेजी लेखन में बोला है इसने, लेखन के तो सिर्फ स्पीच चेक करता है, ठीक है, स्पीकिंग। ऑप्शन बी, यूज टारगेटेड फॉर्मेटिव टेस्ट, लक्षित प्रारूपिक फॉर्मेटिव परीक्षणों का उपयोग। देखो जो लक्षित होते हैं हमारे फॉर्मेटिव होते हैं, इसमें यूज टारगेटेड फॉर्मेटिव, देखो टारगेटेड की बात की मैंने, ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस टेस्ट होता है, वो टाइम टाइम पे जो बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, ये भी सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ऑप्शन सी देख लेते हैं इसमें, अरेंज ग्रुप एक्टिविटीज, समूह गतिविधियों का आयोजन करना। अगर समूह गतिविधि आयोजन करें तो लर्निंग इंप्रूव होती है, बट असेसमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, हमें तो लेखन का भी देखना है ना। अपनी रिले ऑन ऑब्जर्वेशन ओनली, केवल अवलोकन पर निर्भर करना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन हेल्पफुल है बट प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन बी, यानी जो कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिल रहा है इसमें, देखो टारगेट फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव में होता ही कैसा हमारा, कॉन्टिन्यूअसली जो है बच्चे का जो है क्या बोलते हैं, एसेस किया जाता है बच्चों को स्पेसिफिकली। देखो राइटिंग स्किल, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें होगा, पैराग्राफ राइटिंग होती है, सब चेक कर सकते हैं इसमें कॉन्टिन्यूअसली, जो इसमें जो है बच्चों को जो ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यचर्या में शिक्षण शास्त्र का मुख्य फोकस क्या होता है। अब पाठ्यचर्या पेडागोजी में जो शिक्षण शास्त्र का करिकुलम में जो है शिक्षण शास्त्र का जो मुख्य फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी, टूल, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग मेथड, असेसमेंट। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड 27 की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था कि शिक्षण शास्त्र पेडागोजी का मीन क्या है, तो वही तो है टीचिंग मेथड। पेडागोजी क्या बोलता मैंने आपको बताया था, पेडागोजी क्या होता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अगर याद होगा मैंने कल ही ये क्वेश्चन कर, साइंस, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग। फोकस क्या होता है इसका, हाउ टू टीच, बताया था ना, हाउ टू टीच, कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, इस पे फोकस करते हैं, यानी टीचिंग पद्धतियाँ कैसे पढ़ाना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या था, करेक्ट, टेक्नोलॉजी नहीं था। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करवा चुकी हूँ पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है हमें कि अ टीचर इन सेकेंडरी स्कूल प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन सोशल साइंस, शी वांट्स टू एंश्योर that her assessment method not only measures students factual recall but also assess their ability to analyze local community problem and propose solution. Which assessment strategy will best achieve this objective? अब इसमें क्या टीचर क्या चाहता है, टीचर वांट असेसमेंट, टीचर जो असेस करना चाहता है, दैट चेक नॉट जस्ट रिकॉल, इसने बोला है कि नॉट जस्ट रिकॉल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉल को चेक नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। देखो ये या फिर नॉट ओनली मेजर स्टूडेंट रिकॉल, नॉट जस्ट और रिकॉल, ठीक है, बट क्या असेस करना चाहता है, एबिलिटी टू एनालाइज लोकल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज सॉल्यूशन। वो क्या चेक करना चाहता है, बच्चों का जो है एनालाइज करना चाहता है लोकल प्रॉब्लम्स हो, क्या एनालाइज करना है, लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और क्या करना चाहता है, सॉल्यूशन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है, ये चाहता है ना। और सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉल को जो है असेस नहीं करना चाहता, कि जो रट्टे वाला होता है रिकॉल करना, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें पूछ रहा है कि हमें जो है कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट हो सकती है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, फोकस करना में जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग हो, HOT में आपको पता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो डेवलप होगी, हाई ऑर्डर थिंक स्किल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, इनमें हमें एनालाइज भी देखना, एप्लीकेशन भी देखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना, सिर्फ और सिर्फ नोट लर्निंग नहीं देखनी। ऑप्शन ए बोलता है कि बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी तैयार करना, डेवलपिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट स्टूडेंट रिकॉल अ की फैक्ट्स ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। देखो रिकॉल की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप MCQ क्वेश्चन बना रहे हो तो इससे तो सिर्फ फैक्ट याद करने पर फोकस करता है, इससे तो उसका जो है हाई ऑर्डर स्किल जो है, हाई ऑर्डर जो उसकी जो है स्किल जो डेवलप नहीं होगी, हाई ऑर्डर स्किल इसमें डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है।
तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी, परियोजना आधारित कार्यों का उपयोग करना जिनमें विद्यार्थियों को अपने इलाके में वास्तविक शहरी मुद्दों की जांच और समाधान करने की आवश्यकता थी। सही बात है। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड की बात, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, बच्चे सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन यानी क्रिटिकल थिंकिंग दोनों इसमें डेवलप होती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी में तो क्या बोल रहा है, कंडक्ट अ शॉर्ट रिटर्न टेस्ट कंसेप्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सिर्फ और सिर्फ आप जो शहरी विकास अवधारणों पर लघु लिखित परीक्षा ले रहे हो, लघु लिखित परीक्षा, देखो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग चेक होता है बट रियल लाइफ एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाएगा। रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है शॉर्ट आंसर को लिखने को बोल रहे हो। ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइज टाइम्ड एंड ऑरल प्रेजेंटेशन समराइजिंग टेक्स्ट बुक चैप्टर। पाठ्य पुस्तक के अध्याय का सारांश देते हुए मौखिक प्रस्तुतियों को समय निर्धारण करना। देखो सिर्फ जो है इसमें क्या है, समरी एक्सप्लेनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इसमें नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ समराइज कर रहे हो आप टेक्स्ट बुक को, तो ये भी नहीं था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। सबको पता है सीसी का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को वर्ष भर परीक्षण चक्र में उलझाए रखना। देखो बच्चों को वर्ष भर हमने परीक्षा चक्र में क्यों उलझाए रखना है, ग्रेड स्टूडेंट ईयर बाय ईयर, ठीक है, सिर्फ जो मार्क्स देना तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट द वीक स्टूडेंट, छात्रों के सीखने से संबंधित कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। सही बात तो बोल रहा है। सीसी का कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है कि बच्चे का जो है इसमें इम्प्रूव, बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करना है। इवैल्यूएशन का पर्पज क्या है, स्ट्रेंथ देखनी है, बच्चों की वीकनेस देखनी है, आइडेंटिफाई करनी कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस बेसिस पर उसको क्या करना है, सपोर्ट देना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या बोलता है हमें, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छात्रों को बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। सिर्फ बोर्ड के लिए तैयार करना सीसी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। टू असेस ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ, छात्रों के सिर्फ शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन करना नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट, उनकी जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फिर उनको दूर करना, ये सीसी का जो है पर्पज है। ठीक है, यानी फीडबैक, सुधार, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएशन होना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उनको मिला के बेटर लर्निंग जो उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाती, जो अलग अलग गति से सीखते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जो अलग अलग डिफरेंट पेस होता है, उनका अलग अलग गति होती है सीखने की, तो उन बच्चों के लिए कौन सी रणनीति जो है सबसे अच्छी हो सकती है ताकि अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट को जो सब सेम स्पीड से नहीं सीखते, पता है हमें टीचर का रोल क्या रहता है, टीचर का रोल हमेशा जो फैसिलिटेटर का होता है। सबको पता है टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, प्लस बच्चों को सपोर्ट देता है, प्लस उनको जो डिफरेंशिएशन करने में, यानी हर स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो हेल्प देना टीचर का काम है। स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ये टीचर का काम है। तो ऑप्शन ए अगर देखें, अलाउइंग स्टूडेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी टीचर गाइडेंस टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षक के किसी भी मार्गदर्शन के बिना व्यक्तित्व रूप से अध्ययन करने की अनुमति देना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें टीचर का रोल एब्सेंट हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को शिक्षक के किसी भी मार्गदर्शन के बिना, शिक्षक के बिना मार्गदर्शन के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे जो है आप जो है अधिगम प्रक्रिया को सुगम नहीं बना सकते हो। ऑप्शन बी क्या है, गति या समझ पर विचार किए बिना सभी विद्यार्थियों को समान, देखो गति या समझ पर विचार किए बिना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर हो जाता है इससे। ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना और धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अभ्यास देना। सही बात है कि आप बच्चों को क्या करें, स्टूडेंट का जो एक्टिवली रोल रहता है, स्लो लर्नर को जो सपोर्ट मिलता रहेगा, डिफरेंशिएशन होता है कि फैसिलिटेशन दोनों होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, समय बचाने के लिए सभी अवधारणाओं को एक साथ प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों को स्वयं समझने के लिए कहना। बिल्कुल गलत बात, आपको समय बचाना है और अवधारणाओं को एक साथ प्रस्तुत करना है। जो बेचारे स्लो लर्नर है उनको तो कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा और ये तो क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, डिफरेंट पेस इग्नोर हो जाती है, बच्चे तो डिफरेंट पेसेस के हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 में क्या दिया हमें कि प्राथमिक शिक्षा में गणितीय ज्ञान संरचना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। सबको पता है प्राथमिक शिक्षा में गणितीय ज्ञान संरचना का, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज इज इन प्राइमरी एजुकेशन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी लेवल में मैथ का गोल क्या होता है हमारा, वो होता है कंसेप्चुअल, बच्चों को जो कंसेप्चुअल समझाया जाए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाए। ठीक है,
यही तो हमारा क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को जो है समझ आना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ याद करना है। ये हमारा मैथ का रोल रहता है कि बच्चों को कंसेप्ट समझे, वो रियल लर्निंग को समझे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर मैथ लर्निंग का जो उनका बेस बनता जाता है। तो अवधारणाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है। परिभाषाओं को सूचीबद्ध करना, मेमोराइजिंग डेफिनेशन नहीं, हमें जो उनको रटवाना नहीं है, सूत्रों को याद करना, मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज को रटवाना नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये रट्टे में आ जाता है आपका बिना अंडरस्टैंडिंग के। पहेलियों को हल करना, देखो पहेलियाँ हल करना, सॉल्व, देखो हेल्पफुल है, बट मेन फोकस ये नहीं है हमारा मैथमेटिक्स में, ठीक है, मेन फोकस है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा परिप्रेक्ष्य बच्चों के अधिगम को आकार देने में अवलोकन योग्य व्यवहारों और बाह्य उद्दीपन के महत्व पर बल देता है। देखो अवलोकन से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे, अगर देखा जाए ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा दृष्टिकोण जो है दृश्य व्यवहार को जो है और बाहरी उद्दीपन को, हमारा दृश्य व्यवहार होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, इन दोनों को, बाहरी उद्दीपन को के महत्व पर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखा जाए, देखो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो होता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आपको भी पता है, जो दिखे, जो हमें दिखे, जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिखे, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली होता है, इसका मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट, एनवायरनमेंट का जो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट, ठीक है, यही होता है, ठीक है। यानी जो हमें बिहेवियरिज्म में कुल मिला के अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो यानी जो बिहेवियरिज्म में जो बिहेवियर में दिखे हमें, ठीक है, कुल मिला के ये बात होती है एनवायरनमेंट का इफेक्ट और जो दिखे, एनवायरनमेंट का इफेक्ट कितना, बिहेवियर क्या हो तुम्हें दिखता है उसका। तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, ये देखो साइको एनालिटिकल जो पर्सपेक्टिव, ये फोकस करता है कॉन्शियस माइंड, इमोशंस पे फोकस करता है, तो नहीं हो सकता। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो यही तो हम पूछ रहे बिहेवियरिज्म में दिखे, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी फोकस किस में है, स्टिमुली पे फोकस है, रिस्पॉन्स पे फोकस है, बिहेवियर पर फोकस है। तो इसमें लर्निंग क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है जिसमें एनवायरनमेंट प्लस रिइंफोर्समेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं होगा, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में जो सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं। ऑप्शन डी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भी नहीं होगा, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम किसकी बात करते हैं, थिंकिंग, मेमोरी, मेंटलिटी की, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कोई शैक्षिक संस्थान अपनी पाठ्यचर्या को स्वाभाविक प्रवृत्ति और विद्यार्थियों में उच्चतर आदेशों की खोज दोनों को विकसित करने के लिए तैयार करता है। देखो कोई शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, हमारे सामने एक शैक्षिक संस्थान है, वो क्या चाहता है, इसमें क्या चाह रहा है वो कि वो जो है पाठ्यचर्या, अपनी पाठ्यचर्या को स्वाभाविक प्रवृत्ति समझते हो ना, जो उसकी जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और विद्यार्थियों में उच्चतर आदर्शों की खोज दोनों को विकसित करना चाहता है। बच्चों में क्या करना चाहता है वो, उसकी जो सोच क्या है वो बेस्ट रिफ्लेक्टेड करना चाहता है। इंस्टीट्यूशन दैट डिजाइन इट्स करिकुलम टू डेवलप नेचुरल इंस्टिंक्ट एज वेल एज परस्यूट ऑफ हाई आइडियाज इन स्टूडेंट्स, ये वो डेवलप कर वाइल प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद मोरल वैल्यूज, यानी यह किस भारतीय विचारक के शैक्षिक विचारों को सटीक रूप से देता है। देखो हमारे जो भारतीय जो हमारे विचारक थे उनमें से जो इन्होंने हमें दिया, गांधी का शैक्षिक मॉड्यूल, रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक उपागम, स्वामी विवेकानंद की अवधारणा, अरविंदो घोष की समग्र शिक्षा, ठीक है। तो इसमें हमें स्वाभाविक रूप की बात की जा रही है, एग्जाम क्वेश्चन में हमें क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति की पूछ रहा है, उत्तर आदर्शों की खोज पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा हमें क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, ये पूछ रहा हमें नेचुरल इंस्टिंक्ट, ठीक है, हायर आइडियाज, और क्या पूछ रहा है, क्रिएटिविटी की भी बात करें, और मोरल वैल्यूज भी देखी जाए, जिसमें मोरल वैल्यूज यानी नैतिकता भी देखी जाए। तो ये सब मिलाकर होलिस्टिक इंटीग्रल डेवलपमेंट होता है, इन सब को मिला के होता है हमारा होलिस्टिक, यानी इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात की थी किसने, अगर गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने, आपको पता है गांधी जी ने बात की थी बेसिक एजुकेशन की, इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी, वर्क बेस्ड लर्निंग की बात की थी, बेसिक एजुकेशन नई तालीम नाम दिया था उसको, नई तालीम सबको पता है। और ये किसकी बात करते हैं, ये जो है वर्क बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, वर्क बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये तो नहीं था, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा,
रविंद्रनाथ टैगोर देखो नेचर पे बात करी है, क्रिएटिविटी पे बात की है, फ्रीडम पे बात की है। बट इसमें क्या होता है, बट हायर स्पिरिचुअल जो इवैल्यूएशन होता है, इंटीग्रल डेवलपमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इसकी बात इन्होंने भी नहीं की है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने जो है फोकस किया है करेक्टर बिल्डिंग पर, ठीक है, इन्होंने स्ट्रेंथ पर बात की है, स्ट्रेंथ पर, और किस पे, स्पिरिचुअलिटी पे बात की, तो ये भी नहीं। अरविंदो घोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अरविंदो घोष जो है वो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, ये बात करते हैं इंटीग्रल एजुकेशन की, घोष इंटीग्रल एजुकेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो बात की थी इंटीग्रल यानी फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। फुल डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, फुल डेवलपमेंट इन्होंने बात की थी, फुल डेवलपमेंट की, फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्होंने जब फुल डेवलपमेंट की बात की किस पे, यानी बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल की इन्होंने बात की है, तो ये आएगा अरविंदो घोष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमारा आरटीई एक्ट, जो हमारा आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14? जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा जो मैंने प्रोवाइड करवाई गई है, तो उसका अर्थ क्या है? फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या है, स्कूल से रिलेटेड कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्कूल से रिलेटेड, सबको पता है स्कूल से रिलेटेड कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा स्कूल से रिलेटेड। चाइल्ड को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फाइनेंशियली जो उनको फ्री पढ़ाने के लिए जो इसमें जो है बात की गई थी। तो ऑप्शन ए देखिए, फ्री टेक्स्ट बुक आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। देखो सिर्फ बुक्स फ्री देना इनफ नहीं है, इसमें उनसे फीस भी नहीं ली जाती है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं, नो फीस और चार्जेस फॉर एजुकेशन, बिल्कुल बात है, कोई फीस नहीं है और एजुकेशन पे जो है कोई चार्जेस नहीं है बच्चों 6 से 14 तक के, ये सही बात है। ट्यूशन फीस नहीं है, चार्जेस नहीं है, सब फ्री है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं आना था। किसी भी बालक को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर उनका फ्री एजुकेशन की है तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। आरटीई में ऐसे एजुकेशन कंपलसरी भी नहीं है। ऑप्शन डी, शिक्षा केवल जो सरकारी विद्यालय में प्रदान की जाती है। देखो एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी इंक्लूड है, आरटीई नॉर्म्स के अंडर जो प्राइवेट स्कूल भी इंक्लूड है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आता ऑप्शन की, नो फीस और चार्जेस फॉर प्राइमरी एजुकेशन। यानी फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, फ्री एजुकेशन का मतलब ही क्या है, नो फीस, ठीक है, कि नो फीस एट ऑल, यानी जो 14 साल तक के 6 से 14 के उनके जो फ्री प्लस कंपलसरी। आरटीई जो हमारा क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री प्लस कैसी होनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन, ये बात करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, आपके जो है मेमोरी बेस्ड, आपके जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपने समझ लिए होंगे। 20 हमारा लास्ट शिफ्ट बचती है, हमारी 27 की थर्ड शिफ्ट बचती है, जो कि हम 20 क्वेश्चन कल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, अगर आपको ये लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय।